हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन चैनल। एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम की क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जिसमें सितंबर 2020 का जो पेपर हुआ है उसका डिस्कशन आज की हम क्लास में करेंगे। पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव जो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको छोड़ करके। तो इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट से ये हमारा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो बिना डिले किए हुए हम जल्दी से सेशन को स्टार्ट करेंगे। और आप सभी एस्पिरेंट्स जिन्होंने यूजीसी नेट के लिए फॉर्म्स फिल करा है एंड साथ ही साथ सोच रहे हो आगे फिल करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्लीज डू वॉच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ द यूजीसी नेट ऑन दिस चैनल। तो जिसके सीक्वेंस में हम सितंबर 2020 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आपके, हु अमंग द फॉलोइंग रोट Mazeppa a long narrative poem about a 17th century military leader on Ukraine। तो आपको इसका आंसर देना है। मेजापा से रिलेटेड किस राइटर ने ये लॉन्ग नैरेटिव पोयम लिखा हुआ है, आपको आंसर में बताना है। जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड बेरॉन। लॉर्ड बेरॉन की बात करते हैं, इन्होंने ये पोयम लिखी हुई है, लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। नरेशन मतलब है जो एक मिलिट्री लीडर थे यूक्रेन के, उनके बारे में 17th सेंचुरी का नैरेटिव पोएम आप सभी समझते हो, जिसमें एक स्टोरी होती है, प्लॉट होता है, जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और एक स्टोरी के सीक्वेंस में ये पूरी पोएम लिखी जाती है, नरेशन के फॉर्म में लिखी जाती है, बताई जाती है स्टोरी। और अगर इसकी बात करते हैं तो ये वर्क था लॉर्ड बेरॉन का, आपने समझ लिया होगा। पब्लिकेशन ईयर की बात कर लेते हैं, 1819 वाज द पब्लिकेशन ईयर ऑफ दिस वर्क ऑफ लॉर्ड बेरॉन। ओके, तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में क्रिटिक्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनके टेक्स्ट दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि ये होरेस, जॉन ड्राइडन, सैमुअल डेनियल, बेन जॉनसन की कौन कौन सा टेक्स्ट है, इसमें कौन कौन सा इन्होंने वर्क लिखा है। इजी क्वेश्चन है, इसकी डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ए जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है, होरेस आर्स पोएटिका। एंड जॉन ड्राइडन की वर्क की बात करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ऑन ड्रामेटिक पोइजी, जॉन ड्राइडन का है। सैमुअल डेनियल की बात करते हैं, सी इज द वन, डिफेंस ऑफ राइम। बेन जॉनसन की बात करते हैं, दैट इज द टिम्बर और डिस्कवरीज। ये रहा पूरा सीक्वेंस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, विच ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेटर sought to make everything as English as possible in country which resembles England in nothing as recorded by Sir Thomas Munro। तो आपको बताना है किस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ने ये एक तरीके से एक उनकी स्पीच थी, या वो सोचते थे कि एवरीथिंग एज इंग्लिश एज पॉसिबल इन कंट्री विच रिजेंबल्स इंग्लैंड इन नथिंग। तो ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्सले। तो ऑप्शन डी सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब 3 नंबर हमारा करेक्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस लिए है, क्योंकि एजुकेशन इन इंडिया की बात आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, और किस तरीके से पोस्ट जो इंडिपेंडेंस था या बिफोर प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन क्या थी इंडिया की, उसके बारे में बात हुई है, उस वो सिलेबस इंक्लूड करा गया है आपके यूजीसी नेट में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमारा है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। आपको इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पब्लिश करना है, उसको पब्लिकेशन एज के अकॉर्डिंग, पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग करना है। एस्पेक्ट्स ऑफ द थियरी ऑफ सिंटैक्स, कोर्सेज इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, सेमियोटिक्स एंड फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, हाउ टू डू थिंग्स विद वर्ड्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द नंबर 1, डी नंबर 2, ए नंबर 3 एंड आफ्टर दैट ये है हमारा 4 नंबर सी। ओके, ऑप्शन 3 is the correct answer. This is the correct chronological order according to the publication year. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, which one of the following statement is probably appropriately true of Harold Pinter's plays। Harold Pinter के plays के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स इसमें जो है one of the statement that is true। ओके, ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पे। ये ब्रिटिश प्ले राइट थी, और इसके आंसर की तरफ चलेंगे डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, Menace is in the air but it is not pinned down or explained। इनके अगर ड्रामाज की बात करते हैं हेरोल्ड पिंटर के, तो वो था द बर्थडे पार्टी, द होम कमिंग, द बर्थडे पार्टी, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ।
एंड द होम कमिंग, बहुत फेमस इन्होंने ड्रामाज लिखे हुए हैं, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड द केयर टेकर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच of the following poems by Philip Larkin deals with the trauma of a rape victim who says, even so distant I can taste the grief, deception, faith, healing, sad steps या wild oats। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट बताना है कौन सी पोएम है फिलिप लर्किन की जो कि इस बारे में बात कर रही है कि ट्रॉमा ऑफ रेप के बारे में, रेप विक्टिम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डिसेप्शंस। डिसेप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द, दिस इज द पोएम ऑफ फिलिप लर्किन जिसमें इस ट्रॉमा, इस ग्रीफ के बारे में बात की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एसेइस्ट और उनके एसेज का नेम दिया गया है। जो एसेइस्ट हैं उनके अपने एसेज जो उन्होंने लिखे हैं उससे आपको यहाँ पे मैच कराना है। नंबर 1 एब है जॉर्ज ऑरवेल, नंबर बी मिचेल डी मॉन्टेन, नंबर सी चार्ल्स लैम, नंबर डी जोनाथन स्विफ्ट और उनके एसेज हैं ऑन देयर artificial comedy of the last century, why I write, a modest proposal on the cannibal। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट यहाँ पे ये हमारा मैच करेगा, ए जो है वो सेकंड से मैच करेगा। मिचेल डी मॉन्टेन की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका 4 से मैच करेगा। चार्ल्स लैम की बात करते हैं तो दैट इज 1 नंबर एंड जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं दैट इज ऑफ द 3rd नंबर। ठीक है, ये रहा जोनाथन स्विफ्ट का ऑफ द 3rd नंबर। ओके, सॉरी जोनाथन स्विफ्ट है यहाँ पे 3rd नंबर पे। जॉर्ज ऑरवेल की कौन सी ऐसे है, व्हाई आई राइट। मिचेल डी मॉन्टेन के ऐसे की बात करते हैं दैट इज ऑन द कैनिबल। चार्ल्स लैम की बात करते हैं ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी एंड जोनाथन स्विफ्ट की बात करते हैं दैट इज अ मॉडेस्ट प्रपोजल। और वैसे जो मॉन्टेन थे, अगर लैम और मॉन्टेन की बात करते हैं तो लैम बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे द ग्रेस एसेज मॉन्टेन से। तो यहाँ पे ऑन से आप समझ सकते हो कि ऑन फ्रेंडशिप, ऑन लव एंड ऑन एजुकेशन, बहुत से वर्क इन्होंने ऐसे इसी सेम टॉपिक से ऑन वर्ड से स्टार्ट करते हुए लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लिस्ट ये मैच करना है फिर से। देखिए, क्रोनोलॉजिकल मैचिंग वर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा यूजीसी नेट पे पूछे जाते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए, ऑथर पहले लिस्ट में है, सेकंड लिस्ट में उनके वर्क्स हैं, तो यहाँ पे हम मैच कराएंगे जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले, विलियम ब्लेक को, एलोस्टर, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, कॉमिक एक्सकर्सन से तो आप सभी जानते हो। इसमें जो ऑप्शन ये हमारा रहेगा करेक्ट आंसर है 2। ए की बात करते हैं दैट इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का वर्क है द कॉमिक, 3rd से मैच कर रहा है। सेकंड बी है, 4th से मैच कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एक्सकर्सन। पीबी शेले की बात कर रहे हैं तो पीबी शेले सी नंबर है, ये 1st से मैच कर रहा है एलोस्टर। एंड विलियम ब्लेक की बात करते हैं तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ये इजी क्वेश्चन था अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं यूजीसी नेट के पेपर से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट राइम इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पोइट्री। पोइट्री का इंटीग्रल पार्ट नहीं है राइम करना, राइमिंग करना। ये कौन बोलता है या कौन बिलीव करता है? विलियम वर्ड्सवर्थ, होरेस, सैमुअल डेनियल या फिलिप सिडनी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। तो बी कौन है? होरेस एंड फिलिप सिडनी। ये दोनों इंपॉर्टेंट जो पोएट हैं ये बिलीव नहीं करते हैं कि पोएट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो राइमिंग होना चाहिए। राइमिंग, विदाउट राइमिंग पोएट्री लिखी जा सकती है, ऐसा इनका बिलीव था। Next question we have here, who said of the blank verse quoting an unnamed critic that it is verse only to the eyes, adding further that it has neither the easiness nor the melody of numbers। blank words के बारे में किसने कोट किया है unnamed critic ने? that is John Dryden, Alexander Pope, Samuel Taylor Coleridge, Samuel Johnson। Number 4 we have the option 4 Samuel Johnson, that is Dr. Samuel Johnson, जिन्होंने the lives of the most eminent English writers, poets के ऊपर इन्होंने वर्क लिखा हुआ है, क्रिटिकल वर्क लिखा हुआ है। तो ये है आज के इस क्वेश्चन के आंसर। नंबर नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर। एपिक थिएटर से कौन से दो एसेइस्ट हैं जो एसोसिएट करते हैं, ड्रामेटिस्ट हैं जो एसोसिएट करते हैं। क्वेश्चन है
यहाँ पे नंबर 2 बी एंड सी मीन्स बर्टोल्ट ब्रेस्ट एंड एर्नोल्ड ब्रूनेन। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हैं जो एपिक थिएटर से एसोसिएट करते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इमर्जेंस। तो आपको बताना है फिर से ऑफ पैराफ्रेज, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म या डिफेमिलियराइजेशन। आपको बताना है इमर्जेंस के मीन्स जैसे जो एक तरीके से प्रोग्रेस के पर्पज से ग्रोथ की वे में कौन सा इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है आपको बताना है इसका आंसर, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। बी इज फर्स्ट नंबर and D is second number, practical criticism is third number and fourth number पे है हमारा his is of paraphrase। Next question है, which two of the following works does Walter Pater regard as example of great art in his essay style? Iliad, The Divine Comedy, Les Miserables या Faust। तो आपको आंसर बताना है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पेटर कौन सा एग्जाम्पल है ग्रेट आर्ट का। अपने एसेज में उन्होंने स्टाइल इसके बारे में लिखा है कि एग्जाम्पल ऑफ स्टाइल को डिस्कस करते हुए ग्रेट आर्ट के बारे में बात की है। ऑप्शन 3 इज द आंसर, बी एंड सी। बी एंड सी कौन सा है मीन्स द डिवाइन कॉमेडी एंड लेस मिजरेबल आर द टू इंपॉर्टेंट ये वर्क है जो कि रिगार्ड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू वॉल्टर पेटर ग्रेट आर्ट इन हिज एसेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लिंग्विस्ट यहाँ पे मैच कराना है लिंग्विस्ट से, कॉन्सेप्ट से। तो आपको आंसर डायरेक्टली बता देते हैं हम, नंबर 2 इज द आंसर यहाँ पे है। फर्स्ट जो है वो 4 से मैच कर रहा है, सेकंड जो है वो हमारा बी है जो वो थर्ड से मैच कर रहा है, एंड फर्डिनेंड डिसूज़र है वो सी पे, वो सेकंड से मैच कर रहा है, इनका कॉन्सेप्ट है जो लिंग्विस्ट है। एंड नैन्सी डोरियन ये हमारा जो मैच कर रहा है वो हमारा है फर्स्ट से। ओके, द लैंग्वेज डेथ। तो ऑप्शन 2 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द सेक्शंस इन थॉमस डी क्वेंचीज द इंग्लिश मेल कोच। इसमें आपको बताना है कि दो सेक्शंस के, थॉमस डी क्वेंची द इंग्लिश मेल कोच के दो सेक्शंस के टाइटल के नेम आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में मेंशन है, वो दो सेक्शन कौन से हैं जो कि द इंग्लिश मेल कोच से के सेक्शंस हैं। आपको आंसर करना है, द ग्लोरी ऑफ मोबिलिटी, विजन ऑफ सडन डेथ, द ग्लोरी ऑफ मोशन, द विजन ऑफ अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। तो करेक्ट जो आंसर की बात करते हैं वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द इंग्लिश मेल कोच की बात करते हैं, उसमें जो आपके दो सेक्शंस इसमें मेंशन है वो है हमारा बी एंड सी, द विजन ऑफ सडन डेथ एंड ग्लोरी ऑफ मोशन। और ये है एक ऐसे जो कि आप सभी जानते हो थॉमस डी क्वेंची ने लिखा हुआ है, और ये 3 पार्ट में लिखा गया है, एक मास्टरपीस वर्क है। अगर इसकी बात करते हैं तो पब्लिश कब हुआ है ये 1849 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, और एक नेक्स्ट इसका जो था फर्स्ट ये है द विजन ऑफ सडन डेथ, फर्स्ट है ग्लोरी ऑफ मोशन। ओके, सेकंड नंबर है पार्ट 1, ये है 3 पार्ट्स में लिखा गया है ये है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है जो ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा आपका, और थर्ड पार्ट जो है पार्ट 3 की बात करते हैं, दैट इज ड्रीम फ्यू। और जो ये है हमारा सेकंड से करेगा, तो यहाँ पे आपको सेकंड करना है, यहाँ पे थर्ड ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। मिचेल डी सेटू की बात करते हैं तो द प्रैक्टिस ऑफ एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट नंबर है जॉन फिस्क, सेकंड नंबर पे आते हैं, इनका जो टेक्स्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर। नंबर 3 है सी है पेरे बोर्डियो, तो इनका जो मैच कर रहा है वो डिस्टिंक्शन से, एंड जेनिस रेडवे का जो मैच करेगा टेक्स्ट वो होगा रीडिंग द रोमांस। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी essentiality of sign, saying that sign possesses an inner dialectical quality and evaluating assent। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है, वैलेंटाइन। नेक्स्ट वी हैव विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंस्पायर्ड द राइज ऑफ द पीरियोडिकल एसे, रॉबर्ट बर्टन, फ्रांसिस रेबेलियस, फ्रांसिस बेकन, मिचेल डी मोंटेन। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा, सी एंड डी। ये
है और ये हैं पीरियोडिकल एसेज को जिन्होंने इंस्पायर्ड करा है, दैट इज फ्रांसिस बेकन एंड मिचेल डी मॉन्टेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। आपको इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन में आपको लगाना है इसको। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, क्रोम येलो, सन्स एंड लवर्स, मिसेस डैलोवे, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज एन यंग। तो आंसर जो होगा वो 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, BDAC इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा स्क्रीन पे रहा पब्लिकेशन ईयर और उनके राइटर्स के नेम। तो क्रोम येलो की बात करते हैं, 1921 में पब्लिश हुआ है, अल्डस एक्सेले इसके राइटर हैं। नेक्स्ट नंबर है सन्स एंड लवर्स, 1930 में पब्लिश हुआ है, DH लॉरेंस वाज द राइटर। नेक्स्ट नंबर मिसेस डैलोवे, 1925, वर्जीनिया विल एंड अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज एन यंग मैन, 1916 का वर्क है, जेम्स जॉयसी का। तो BD मींस B यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, D सेकंड नंबर पे आएगा और उसके बाद A हमारा थर्ड नंबर पे आएगा एंड आफ्टर दैट C हमारा जो है वो 4 नंबर पे आएगा। ये पब्लिकेशन ईयर के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो होगा BDAC इज द करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरिस्टोटल पोएटिक्स। इन चारों ऑप्शंस में यहाँ पे एरिस्टोटल की पोएटिक्स के अकॉर्डिंग कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। डायरेक्ट आंसर को देखते हैं फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर and he asserted the value of poetry by focusing on imitation, mimesis जिसको बोलते हैं, rather than rhetoric. Next number question, which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? Between life and death, between action and emotion, between affirmation and confirmation, between doing and abstaining from doing. तो कौन सा इसमें है जो बेस्ट ऑप्शन को इवोक कर रहा है इसमें से? वो oppositions are the best evoked टू बी और नॉट टू बी के रेफरेंस पे वो दो आपको ऑप्शन इसमें से पिक करना है। तो करेक्ट जो है ऑप्शन 1 है, A एंड D ओनली। A एंड D मीन्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ की बात की है और ऑप्शन D बिटवीन डूइंग एंड अब्स्टेनिंग फ्रॉम डूइंग की बात की है उन्होंने इस स्टेटमेंट से जो उनका सॉलिलोक्वी है, टू बी और नॉट टू बी। हैमलेट ने बोला है प्ले हैमलेट में, जो कि शेक्सपियर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, which who among the following are the two great masters of French language that T.S. Eliot contrasts with Dryden and Milton in the metaphysical poets? आपको बताना है फ्रांसिस विलोन, जीन रेसिन, चार्ल्स बुडलेयर या ऑर्थर रिम्बॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 B and C ओनली, मीन्स B जीन रेसिन एंड C चार्ल्स बुडलेयर। ये हैं जो कंट्रास्ट करते हैं मेटाफिजिकल पोएट से, फ्रेंच लैंग्वेज के ग्रेट 2 मास्टर्स हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थियरिस्ट posited a separate dream of female experience captured in a style of writing different from men? नेक्स्ट है आंसर इसका, इसके आंसर की बात करते हैं। नंबर 4 आंसर है, B एंड E आंसर है। ये जो फेमिनिस्ट थियरिस्ट है लुइस एरेग्रीव एंड हेलन साइकस। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो कुछ एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। which two texts among the following are linked to literary feminism? Small Place, Yellow Wallpaper, Emma and the Room of One's Own. Option 3 is the correct answer, B and D is the correct answer. Yellow Wallpaper and A Room of One's Own जो कि फेमिनिन लिटरेरी फेमिनिज्म से रिलेटेड है। ये वर्क जो है अगर इसकी बात करते हैं, A Room of One's Own आप सभी जानते होंगे ये किसका वर्क है। ये है वर्जीनिया वुल्फ का वर्क और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्जीनिया वुल्फ, एक तरीके से ये शॉर्ट स्टोरी है। और येलो वॉलपेपर की बात करते हैं तो ये है शैलेट पर्किंस गिलमैन का, शैलेट पर्किंस गिलमैन। तो ये रहा नंबर 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, B एंड D। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इवान्स कंट्रोवर्शियल एसे ब्रदर इन कारामाजोव? तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, ecclesiastical codes. Next, who makes the following speech in Samuel Beckett's Waiting for Godot
astride of a grave and a difficult birth down in the hole lingeringly the grave digger puts on the forceps। तो ये किसने बोला है? इनके सैमुअल बेकेट के ये स्पीच जो बोली है, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 वोल्दिमीर। बहुत ही अच्छी स्पीच ये प्ले है जो कि सैमुअल बेकेट ने लिखा हुआ है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में थिएटर ऑफ एब्सर्ड से रिलेटेड है। वेटिंग फॉर गॉडेट, पब्लिकेशन ईयर 1953 है। Next question, which two poems of the following list are examples of dramatic monologue? Alfred Lord Tennyson, Ulysses, Philip Larkin, Church Going, Carol and Duffy's Medusa, Catherine Phillips, A Married State। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा। A and C are the related to the ड्रामेटिक मोनोलॉग एग्जाम्पल पे ये दो पोएम्स बेस्ड ऑन है, क्योंकि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसीज आपने पढ़ी होगी, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग रिलेटेड पोएम है, एंड साथ ही साथ कैरोल एंड डफीज मेडुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग प्लेज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन और फॉर लव, वेनिस प्रिजर्व्ड, द स्कूल ऑफ स्कैंडल, द वाइफ, कंट्री वाइफ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 2 है, डी नंबर 1, ए नंबर 2, बी नंबर 3 एंड सी नंबर 4। ओके, ये हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। सबसे पहले जो पब्लिश हुए द कंट्री वाइफ, एंड नंबर सेकंड पे बात करते हैं ऑल फॉर लव, ड्राइडन की है। नंबर 3 है वेनिस प्रिजर्व्ड एंड स्कूल ऑफ स्कैंडल, शेरिडन का वर्क है। नेक्स्ट नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग लिंग्विस्ट प्रपोज द टर्म कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, किस लिंग्विस्ट ने कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस जो टर्म है उसको प्रपोज किया है? ऑप्शन 4 नोहम चॉम्स्की इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग थियरीज पर्टिकुलरली एम्फसाइज द सोशल एंड हिस्टोरिकल डायमेंशंस ऑफ टेक्स्ट रिसेप्शन। देखिए, नए नए जो थियरिस्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट जो नया कॉन्सेप्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, क्रिटिसिज्म से रिलेटेड स्पेसिफिकली, उससे बहुत क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जहाँ पे हम जो बात करते हैं कल्चरल स्टडीज की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट नया है, बिल्कुल आपका एक अलग से इसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं, तो इसके आंसर की डायरेक्टली चलिए हम बात करते हैं। हैंस रॉबर्ट जेस इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन, एज मेंशन्ड इन माय फर्स्ट अक्वांटेंस विद पोएट्स, व्हिच पोएट डज विलियम हैजलिट डिस्क्राइब एज ओनली वन पर्सन आई एवर न्यू, हु आंसर्ड द आइडिया ऑफ मैन ऑफ जीनियस? नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कॉलरिज इज द आंसर, जिसको डिस्क्राइब किया है विलियम हैजलिट ने। नेक्स्ट है, which one of the following assumptions best express the position of post structuralist criticism? आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, एप्रीहेंशंस ऑफ रियलिटी इन अ कंस्ट्रक्ट इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, which of the following novel is structured into a poem of 999 lines preceded by a foreword followed by a commentary and an index? तो ये कौन सी नॉवेल है? ऑप्शन 2 पेल फायर इज द नॉवेल, जो कि स्ट्रक्चर्ड है एक पोएम के फॉर्म में, और इस नॉवेल की बात करते हैं व्लादिमीर नैबोकोव का ये नॉवेल है, यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, और 1962 में ये पब्लिश हुआ है। ये नॉवेल जो है वो 999 लाइन्स पे टाइटल्ड है, पेल फायर, और एक फिक्शनल पोएट के ऊपर लिखी गई है, जॉन शेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेम डू कैरेक्टर्स प्ले इन द एक्ट 2 ऑफ हैरोल्ड पिंटर्स द बर्थडे पार्टी? एंड वो बहुत इजी है, बहुत बारी क्वेश्चंस आपका आ गया है, ब्लाइंड मैन्स बफ, दैट इज द गेम जो कि एक्ट सेकंड में खेला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्स? इन चारों ऑप्शंस में से मेटाफिजिकल पोएट्स का आपको सेट निकालना है, तो ऑप्शन हमारा जो है वो 3rd नंबर करेक्ट है। यहाँ पे जॉन डन, हेनरी वॉगन एंड एंड्रयू मार्वेल। ओके, नंबर 3, ये दीज ऑल आर दी मेटाफिजिकल पोएट्स, ये नंबर 3 पे जो है। Next number question, Hari wrote a poem on the mountains. Which two of the followings are the assembly statement about the above statement? अब यहाँ पे है कि इनको स्ट्रक्चरल जो आपका है लिंग्विस्टिक का सेक्शन है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, बी एंड सी ओनली इज द करेक्ट, मतलब द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। ऑप्शन सी है
The sentence involves too deep structure. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेज। तो ये है हमारा ऑप्शन 3, मार्शल मैक्लुहान इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ये डिक्टम कॉइन किया है, द मीडियम इज द मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट incorporates the speech rhythms of Adam and Eve's marital quarrel। तो ये है हमारा जो आंसर नंबर 4D की बात करते हैं, बुक 9 में ये बात हुई है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जर्नल्स पब्लिशेस आर्टिकल्स रिलेटेड टू क्रिटिकल थियरी एक्सक्लूसिवली। दैट इज ऑप्शन 2B, डियर क्रिटिक्स। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म पैरा लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो फर्स्ट वन इज द वेज इन विच पीपल मास्क व्हाट दे मीन बाय द वर्ड्स दे यूज। Option B, the ways in which people show what they mean other than by the words they use. Option C है the ways in which words carry meanings unintended by the speaker. और option D है the ways in which the silence underlying speech communicates wrong meaning. Which is the best explain the term para language? And the answer we have is option number 2 question. ऑप्शन नंबर बी को हम करेक्ट टिक करेंगे, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इसको आपको मैच करना है। मैच लिस्ट 1 में जो टर्म्स हैं उनको दिया गया है, और लिस्ट सेकंड में थियरिस्ट दिया गया है जिसने उन टर्म को एक तरीके से इन्वेंट किया है, आपको उसको मैच करना है। ऑप्शन ए है सुपर रीडर, ऑप्शन बी बायो पावर ब्रिकोलेज, एंड साथ ही साथ है ऑप्शन डी क्रोनोटोप। तो इन चारों ABCD में से इधर लिस्ट बी में आपको ऐड करना है, इसमें बताना है कि आपको इससे कौन सा करेक्ट मैच होगा। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे करेक्ट चूज करना है 1 2 3 में से। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बात करेंगे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन 2 मीन्स जो है कि पहला जो है ए जो है वो थर्ड से यहाँ पे मैच कर रहा है, इसको हम करेंगे। बी जो है वो 1 से मैच कर रहा है, ओके। सी है 4th से मैच कर रहा है, एंड इसके साथ ही साथ डी जो है वो सेकंड से मैच कर रहा है, ये रहा। तो ये हमारा पूरा ये एक तरीके से जो पिक्चर बन रहा है वो है कि फर्स्ट जो है वो 4th से मैच कर रहा है, थर्ड से, सेकंड जो है बी वो आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है, थर्ड ब्रिकोलेज, ये जो हैं इनके जो थियरिस्ट की बात करते हैं, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, ये मॉडर्न थियरिस्ट हैं और इन्होंने इस टर्म को सर्च इन्वेंट किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको रखना है, ऑर्डर में रखना है। ऑप्शन ए है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द हीरोज एंड द हीरो वर्शिप, ऑप्शन डी है द लाइव्स ऑफ द पोएट्स। ABCD में से यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस करेक्ट है इन चारों ऑप्शंस में से 1 2 3 में से। और आंसर की तरफ चलेंगे, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आएगा वो एडवांसमेंट लर्निंग आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम इसके बात करते हैं कि किस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में करेक्ट है, तो सबसे पहले हमने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग की बात की, जो कि वर्क है ये बेकन का है, एक फिलोसॉफिकल वर्क है, 1605 में पब्लिश हुआ है, तो सबसे पहला ये आता है। उसके बाद द लाइव्स ऑफ द पोएट, जिसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द ग्रेट क्रिटिक ने पब्लिश करा है, 1779 में ये पब्लिश हुआ है। सेकंड नंबर पे इसका टर्न आता है, और इसको द लाइव्स ऑफ पोएट ये शॉर्ट नेम है, द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट, ये पूरा फुल टाइटल है इसका, ये आप ध्यान दीजिएगा। एंड इसके बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट जो है ऑन हीरोज एंड द हीरो वर्शिप, 1841 में ये पब्लिश हुआ है। एंड इसके राइटर की बात करते हैं, थॉमस कार्लाइल है। ये भी एक तरीके का आप जो है वर्क है, जो हिस्ट्री रिलेटेड वर्क है, हीरोइक वर्क है। इसके बाद बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लास्ट वन विच वाज पब्लिश्ड इन दिस आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस, 1859 में ये पब्लिश हुआ है, और चार्ल्स डार्विन वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क। तो यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी चीजें। 1605 यहाँ पे मैं फिर से मेंशन कर दे रही हूँ, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, एंड हीरो एंड वर्शिप 1841, एंड आफ्टर दैट
द लाइव्स ऑफ द पोएट्स दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1779। तो ये ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। तो ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज फास्टस कंपेयर्ड इन द प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फास्टस। तो ये क्वेश्चन है, किस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर से कंपेयर किया गया है प्रोलॉग टू डॉक्टर फास्टस में फास्टस को? परसेउस, थीसिस, इकारस या एक्किलीज। तो ऑप्शन 3 होगा, इकारस से किया गया है। ऑप्शन C3 को हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हिज एसे सिविल डिसोबीडियंस, व्हाट टू थिंग्स डिड थोरे लर्न फ्रॉम द नाइट ही स्पेंट इन जेल। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। सिविल डिसोबीडियंस अपने एसे में इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा था। हेनरी डेविड थोरे, जिनको हम जानते हैं, बहुत ही फेमस फिलोसोफर हैं। आपको बताना है कि ये अमेरिकन एक नेचुरलिस्ट थे, सेज थे, पोएट, फिलोसोफर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और सिविल डिसोबीडियंस बहुत ही फेमस वर्क है इनका। और आपको इसका बताना है कि इन्होंने क्या लर्न किया, अपनी जो एक नाइट उन्होंने स्पेंड करी है जेल में, उससे क्या दो चीजें ऐसी थी जो उन्होंने सीखी, समझी, जानी। फर्स्ट, he concluded that the state is ultimately weak. Option B, he realized that captivity inspires courage. Option C है, he realized that the neighbors are only friends during good times. Option D है, he concluded that captivity brings wisdom without human affairs. तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कोई दो ऐसे ऑप्शंस चूज करने हैं जो कि सिविल डिसोबीडियंस में हेनरी डेविड थोरे ने इस बारे में बात करी हुई है। और ऑप्शन इसका होगा सेकंड करेक्ट आंसर है। मींस ऑप्शन ए और सी को हम यहाँ पे करेंगे। ये दो चीज को उन्होंने सीखा। पहली क्या चीज थी? ही कंक्लूडेड दैट द स्टेट इज अल्टीमेटली वीक। और द सेकंड जो था, ही रियलाइज दैट द नेबर्स आर ओनली फ्रेंड्स ड्यूरिंग गुड टाइम्स। ये इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, जब उन्होंने सिंगल एक जो नाइट जो थी जेल में स्पेंड करी, बिताया, उस टाइम पे ये दो चीजें उन्होंने सीखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर यहाँ पे है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग statements are applicable to मेटा लैंग्वेज? इट इज मेटा लैंग्वेज से रिलेटेड कौन से दो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं? आपको बताना है। अ टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। ऑप्शन बी, नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज। ऑप्शन सी है, अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज दैट रिप्लेसेस अ फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज विद मेटाफर्स। ऑप्शन डी है, अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज। इन चारों ऑप्शंस में से आपको दो ऐसे ऑप्शंस को पिक करना है जो इस स्टेट मेटा लैंग्वेज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। आपको उसको बताना है। और मेटा लैंग्वेज क्या होता है ये जान लीजिए आप सबसे पहले। दिस इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज या सेट ऑफ टर्म्स होता है जो कि डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ अदर, किसी दूसरी लैंग्वेज को एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, उसको हम मेटा लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी, 1, 2, 3 में से, तो करेक्ट जो हमारा आंसर है वो 3 है। मीन्स ए एंड डी आर दी टू स्टेटमेंट्स जो एप्लीकेबल होते हैं मेटा लैंग्वेज में। पहले जो स्टेटमेंट है वो जो है, अ टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज। यस। ऑप्शन डी को, अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज। दिस इज द करेक्ट। तो ऑप्शन third, A and D are the correct answer. Which two of the following aspects are to be scrupulously followed to avoid the trap of plagiarism? ऑप्शन ए है सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन डी सिटेशन, ऑप्शन डी है इंटरप्रिटेशन। तो इन दोनों ऑप्शंस में से अगर हम करेक्ट करते हैं तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा, बी एंड सी ओनली। एक्नॉलेज एंड सिटेशन ये जो होते हैं वो जो प्लेजरिज्म से रिलेटेड जो ट्रैप होता है उसको अवॉइड करने के लिए दो एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब किसी और के वर्क को अपना नाम दे देना या उसको इस तरीके से कॉपी करना कि हूबहू वही चीज, एक साहित्यिक चोरी की बात करते हैं, आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। मतलब लिटरेरी थेफ्ट जो होता है उसको हम प्लेजरिज्म बोलते हैं यहाँ पे। और इसको अवॉइड करने के लिए अगर बात करते हैं तो ये होगा एक्नॉलेजमेंट एंड सिटेशन आर द टू थिंग्स जिससे कोई
आपकी किसी साहित्यिक चोरी नहीं कर सकता है, या वो इस ट्रैप को, प्लेजरिज्म के ट्रैप पे आप नहीं फंस सकते हो। ये दो चीजें ऐसी होती हैं, इसलिए टू थिंग्स है, एक्नॉलेजमेंट और सिटेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। कोई बुक लिखी जाती है तो ये दो चीजें, कि कोई मेरे बुक को कॉपी ना कर सके, या इस चीज को अपने किसी बुक में उसको नेम से पब्लिश ना कर सके, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जहाँ पे आप कॉपीराइट का क्लेम कर सकते हो अपने वर्क पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग 18th सेंचुरी मैगजीन्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। अब देखिए, मैगजीन से ऐसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में बात जो कर रहे हैं वो है कि मैगजीन्स जो 18th सेंचुरी में, जिसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला जाता है, उसमें जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको पब्लिकेशन बताना है, जो मैगजीन्स पब्लिश हुई हैं। ऑप्शन ए है द क्रिटिकल रिव्यू, ऑप्शन बी मंथली रिव्यू, ऑप्शन सी है द जेंटलमैन्स मैगजीन एंड ऑप्शन डी है द रैम्बलर। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सी सही सीक्वेंस में, ऑप्शन 1 2 3 में, यहाँ पर से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा क्रोनोलॉजिकली ये करेक्ट है, आपको बताना है इसका आंसर। और चलिए, हम अगर आंसर की बात करते हैं तो वो है हमारा नंबर 4 आंसर। तो अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी कब पब्लिश हुई है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है इकट्ठे, तो आप उसको समझ सकते हो कि 4 नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो सी वाला पहले, सी मीन्स द जेंटल मैगजीन्स, जो कि 1731 में पब्लिश हुआ है, ये सबसे पहले। बी ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड नंबर पे आता है, जो कि मंथली रिव्यू है, वो 1749 में पब्लिश हुआ है। तो फर्स्ट नंबर इसका हुआ, सेकंड क्रोनोलॉजिकल पे इसका हुआ, एंड थर्ड इज द रैम्बलर 1750 में, एंड द फोर्थ वन इज द क्रिटिकल रिव्यू, जो कि फोर्थ है। तो वहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी, बी, डी एंड ए, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो हमारा है ऑप्शन 4। तो इसीलिए ऑप्शन 4 को हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये दो पोएम्स का नेम आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, आपको बताना है लॉक्सले हॉल, द पेपर, द पाइडी है, द टू इन द कैंपेना। तो चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट है, या ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है, ऑप्शन 3 है ए एंड सी ओनली, या ऑप्शन 4 है बी एंड डी ओनली। तो करेक्ट जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 4, बी एंड डी ओनली। दिस वाज रिटन बाय ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। And Lady of Shalott also, that was written by Tennyson himself. तो ये दो वर्क टेनिसन का है, ए एंड सी, बाकी बी एंड डी यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग का है, दोनों विक्टोरियन एरा के पोएट हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो पोएम्स बतानी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की इन चारों ऑप्शंस में से, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ऑप्शन 4 हमारा बी एंड डी करेक्ट होगा। Which of the following are the major themes in William Congreve's The Way of the World? The Way of the World में आपको बताना है कि कॉन्ग्रीव के जो मेजर थीम्स हैं कौन कौन से, ये दो हैं। ऑप्शन है जेलिसी एंड रिवेंज, ऑप्शन बी है लव एंड इंट्रिग, ऑप्शन सी है इंट्रिग एंड डेथ, ऑप्शन डी है लव एंड लॉयल्टी। तो इन चारों ऑप्शन में अगर हम करेक्ट इसके आंसर की बात करते हैं तो वो हमारा आंसर 2 है। लव एंड इंट्रिग आर द टू मेन इंपॉर्टेंट थीम्स जो कि द वे ऑफ द वर्ल्ड में इन्वॉल्व है। मेजर थीम्स की बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, दिस वन इज अ प्ले दैट वाज रिटन बाय विलियम कॉन्ग्रीव, एंड किस ईयर में ये परफॉर्मेंस हुई है, फर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये है यहाँ पे 1700, ओके 1700 में ये थिएटर में फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव, ऑन December 11, 1823 Ram Mohan Roy addressed a letter to the British authority which pleaded for modern Western education and is considered historically important for the introduction of English education in India. Who was the letter addressed to? किसको वो लेटर एड्रेस करते हुए राजा राम मोहन रॉय ने वो लिखा है, या आप इनका पूरा नाम जानते होंगे, राजा राम, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज, या अगर बात करते हो इंग्लिश एजुकेशन के लिए बहुत एक तरीके से बहुत ज़्यादा एडमायरर थे, और वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एज एन सब्जेक्ट या एज एन एजुकेशन वो इंडिया में भी आए। किसको वो 11 दिसंबर 1823 में वो लेटर लिखा है? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मैकॉले या लॉर्ड बेंटिंग। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा, लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन
1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट Saussures एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये है हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। इसमें लैंग्वेज के सिस्टम से रिलेटेड ये जो एनालिसिस करी हुई है Saussure ने, उनके बारे में बात करी जा रही है। लॉ लॉन्ग इज अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेज होल्ड दैट एज अ मेथड रियलिज्म इज अ कंप्लीट फ्लो। किस ऐसे में इस टॉपिक के बारे में बात हुई है? वर्जीनिया वुल्फ, द मार्क ऑन द वॉल, ऑस्कर वाइल्ड, द डेके ऑफ लाइंग, D.H. लॉरेंस, व्हाई द नॉवेल मैटर्स, या मैरी मैकार्थीज माय कन्फेशन। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है ऑस्कर वाइल्ड, द डेके ऑफ लाइंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है which two of the following strictly follow the parameters of documentation prescribed by the 8th edition of MIA handbook। तो ये दो पैरामीटर्स डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रेस्क्राइब किए हुए हैं MIA हैंडबुक में। तो आपको बताना है वो कौन से दो पैरामीटर्स हैं। ऑप्शन करेक्ट है जो हमारा वो थर्ड ऑप्शन है, मींस A एंड D को यहाँ पे बात की जा रही है। A इज द करेक्ट एंड D इज द करेक्ट। तो यहाँ पे इसको आप देख लीजिए। तो ये दो पैरामीटर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रेस्क्रिप्शन के लिए ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डिफाइंस द स्कोप ऑफ सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स के स्कोप को डिफाइन करते हुए स्टेटमेंट की बतानी है। कौन सा स्टेटमेंट है? 1 इसमें से, चारों में से। सेमियोटिक्स स्टडीज द साउंड स्टम ऑफ लैंग्वेज। सेमियोटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साइंस सिस्टम। सेमियोटिक्स स्टडीज ह्यूमन साइंस सिस्टम ओनली। सेमियोटिक्स स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन साइंस systems only। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। Semiotics is a study of science systems। Okay, option 2 is the correct answer according to the scope of semiotics। Next number question, which of these statements describe correctly the basic assumption of structuralism। structuralism के assumption को correctly define करता हुआ कौन सा इसमें statement है? Structuralism is concerned with sign and signification। ऑप्शन ए बी है स्ट्रक्चरलिस्ट थियरी कंसीडर ओनली वर्बल कन्वेंशन एंड कोड्स। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरलिज्म बिगैन इन द वर्क्स ऑफ जैक्स डेरिडा दैट इन्फ्लुएंस्ड द 20th century literary criticism। ऑप्शन डी है स्ट्रक्चरलिज्म challenges the long standing belief that literature reflect a given reality। या ऑप्शन डी है all signs are arbitrary but without them we cannot comprehend reality। तो इन चारों ABCDE ऑप्शंस में से कौन से वो ऑप्शंस हैं जो करेक्ट बेसिक एजम्पशंस हैं स्ट्रक्चरलिज्म के? तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। A, D and E। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर वी हैव हियर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, लाला कांशीराम is a character in Arun Joshi's Apprentice, Chaman Nahal's Azadi, Anita Desai's Fire on the Mountain, Kamala Markande's A Handful of Rice। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, चमन नेहल्स आजादी। लाला कांसीराम was the character in this work of चमन नेहल्स आजादी। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट की वर्क्स हैं, नॉवेल्स हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अरुण जोशी की जो नॉवेल है द अप्रेंटिस, ये 1974 में पब्लिश हुई है। इसके साथ ही साथ चमन नहल्स आज़ादी जो इस क्वेश्चन का आंसर है, कैरेक्टर के बारे में इस क्वेश्चन में बात हुई है, तो 1975 में पब्लिश हुई है। अनीता देसाई's फायर ऑन द माउंटेन ये 1977 में पब्लिश हुई है। एंड इसके साथ ही साथ कमला मार्कंडेय अ हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में ये पब्लिश हुई है। दीज ऑल आर दी नॉवेल्स बाय दी राइटर्स। एंड अगर बात करते हैं तो ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेट नॉवेलिस्ट हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेरलॉक होम्स स्टोरीज refers to a significant event in English history? The Musgrove's Ritual, the Speckled Band, the Solitary Cyclist, या है the Red-Headed League। तो ऑप्शन 1 is the correct answer। The Musgrove's Ritual is the correct answer, जो कि शेरलॉक होम्स की स्टोरीज को रिफर करते हुए जो एक सिग्निफिकेंट इवेंट है इंग्लिश हिस्ट्री को, उसको डिस्क्राइब करते हुए लिखी गई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में टर्म्स हैं, लिस्ट सेकंड में थियरिस्ट हैं जो जिन्होंने इस टर्म्स को एक तरीके से इन्वेंट करा है। आर्क ए क्रीचर, सेबॉर्ड, जेनोटेक्स्ट
या हार्मेन्यूटिक सर्कल। तो इन चारों ABCD को 1 2 3 में कनेक्ट करना है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 1 मीन्स फर्स्ट जो है वो फोर्थ से मैच कर रहा है, ए फोर्थ से जैक्स डेरिडा, बी जो है वो सेकंड से मैच कर रहे हैं, थर्ड जो टर्म है जेनोटेक्स ये जो है हमारा फर्स्ट से मैच कर रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम होमो सर्कल की बात करते हैं तो वो हमारा हार्मेन्यूटिक सर्कल की बात करते हैं तो वो हमारा यहाँ पे थर्ड को टर्म को थियरिस्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये टर्म दिया गया है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, ये प्लेस आपने पढ़े होंगे और आपको बताना है कि कौन सा इसमें ABCD में द कंट्री वाइफ, सिम्बलाइन, स्पेनिश ट्रेजेडी, राइवल्स, आपको 1 2 3 ऑप्शन में बताना है कि चारों में से कौन सा करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 है। मीन्स सबसे पहले जो है वो अगर क्रोनोलॉजिकली की बात करते हैं तो सबसे पहला प्ले जो लिखा गया वो C है, मीन्स स्पेनिश ट्रेजेडी, उसके बाद सिम्बलाइन एंड आफ्टर दैट द कंट्री वाइफ एंड आफ्टर दैट द राइवल्स। चलिए इसके पब्लिकेशन ईयर की बात कर लेते हैं तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे रहा, इनके पब्लिकेशन ईयर के साथ साथ इनके राइटर्स के नेम भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हुए हैं। आपको बताना जो है सबसे पहला पब्लिश जो हुआ है वो है स्पेनिश ट्रेजेडी 1587 में, उसके बाद नंबर बी है 1611 का, और स्पेनिश ट्रेजेडी आप सभी जानते हो थॉमस किड वाज द ड्रामेटिस्ट। 1611 में सिम्बलाइन पब्लिश हुआ है जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, और इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट। कंट्री वाइफ इज द थर्ड नंबर एंड जिसको विलियम वर्चुले ने लिखा हुआ है, एंड आफ्टर दैट फोर्थ नंबर पे है द राइवल्स, 1775 में पब्लिश हुआ है। रिचर्ड शेरिडन वाज द dramatist of this work. So CVAD is the correct chronological sequence of the plays written by the writers dramatist. Next number question, which among the following novels includes a questionnaire for the readers such as do you like the story so far, yes or no? किस नॉवल में इस बारे में बात हुई है जो क्वेश्चनेयर इंक्लूड करा गया है स्टूडेंट जो रीडर्स हैं उनके लिए? डू यू लाइक द स्टोरी सो फॉर, यस और नो? मैंटिसा बाय जॉन फोवेल, Waterland by Graham Swift, Snow White by Donald Barthelme, या If on a Winter Night A Traveler by Hello Calvin। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, Snow White by Donald Barthelme इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पे उन्होंने क्वेश्चनेयर पब्लिश करा है, इंक्लूड किया है अपने नॉवेल में, जो कि लिखा हुआ है रीडर्स के लिए, डू यू लाइक द स्टोरी सो फॉर, यस और नो? नेक्स्ट नंबर, विच टू टर्म्स फ्रॉम among the following are specifically linked to the work of Pierre Bourdieu? तो ये हैं फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे पेरे बोर्डियू। आपको बताना है कि कौन सा स्पेसिफिकली जो वर्क है ये इन चारों ऑप्शंस में से जो इनके वर्क से मैच करता है, लिंक है। हैबिटस, कॉन्शियसनेस, डिजायर या डिस्टिंक्शन। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, ए एंड डी। जो दो ऑप्शंस इसमें से ऑप्शन ए एंड डी means habitus and distinction, these two are the connected with specifically linked with the work of Pierre Bourdieu who was the French sociologist. Next number question की बात करते हैं। Here we have the next question, which two of the following books are explorations of the art of the novels by novelist? तो ये है The Brief Compass, The Navy and the Sentimental Novelist, The Visionary Company या है Testaments Betrayed। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, बी एंड डी ओनली नॉवेल्स, जो कि है बी द नेवी एंड द सेंटिमेंटल नॉवेलिस्ट एंड टेस्टामेंट्स बेट्रेड। ये जो बुक्स हैं ये एक्सप्लोर करती हैं आर्ट ऑफ नॉवेल बाय नॉवेलिस्ट। नेक्स्ट नंबर, हैरोल्ड स्किम्पोल इज अ कैरेक्टर इन ब्लीक हाउस, टॉम्बे एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट। ऑप्शन ए है ब्लीक हाउस, जो कि ये वर्क बात करते हैं तो ये डिकेंस का वर्क है, चार्ल्स डिकेंस का। तो ये है हैरोल्ड स्किम्पोल इज द कैरेक्टर जो कि ब्लीक हाउस में कर जाते हैं, इनको कैरेक्टराइजेशन हुआ है। बाकी ये चारों आपको चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, ये ध्यान दीजिएगा, नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैकॉलेज मिनट ऑफ 1835 sought to promote European literature and science among the natives, impart
knowledge of English literature science through translated texts, encourage branches of native learning by smooth useful studies, stop expenditure on the publication of oriental works and spend funds only on English education. Choose the correct answer from the options given below. 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें से लॉर्ड मैकॉले के मिनट से रिलेटेड है जो 1835 में उन्होंने पब्लिश करा था या उन्होंने बात करी थी, जिसमें किस बारे में उन्होंने मेनली फोकस किया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ए एंड डी। ए मीन्स यहाँ पे है प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस अमंग नेटिव्स, मीन्स इंडिया में यूरोपियन लिटरेचर और लैंग्वेज को या साइंस को प्रमोट करना था। और ऑप्शन डी था स्टॉप एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिकेशन ऑफ ओरिएंटल वर्क्स एंड स्पेंड फंड्स ओनली ऑन इंग्लिश एजुकेशन। तो ये मेन दो फोकस थे लॉर्ड मैकाले का, जो कि 1835 में उन्होंने उसमें अपने मिनट में पब्लिश करा था या इस बारे में बात की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वुमेन नॉवेलिस्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय द डेट ऑफ बर्थ, एन ब्रॉन्टी, जेन ऑस्टिन, एन रेडक्लिफ, फनी बर्नी या मारिया एजवर्थ। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन 3 है, DCEBA। DCEBA मीन्स फर्स्ट ये है, सेकंड सी, थर्ड ये है आपके जेन ऑस्टिन, DCE है, थर्ड है आपकी ये, उसके बाद B फोर्थ एंड आफ्टर दैट फिफ्थ नंबर पे A। ठीक, अब इनका जो बर्थ ईयर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बर्थ ईयर रहा है यहाँ पे ये जो नॉवलिस्ट है वेमन नॉवलिस्ट, तो सबसे पहले जिनका बर्थ हुआ है वो 1752, वो है फैनी बर्नी। उसके बाद सेकंड नंबर पे 1764 दैट इज एन रेडक्लिफ। 1768 में मारिया एजवर्थ का बर्थ हुआ है। एंड नंबर 4 पे 1775 was the year Jane Austen was born, and 1820 was the year Anne Bronte, one of the Bronte sister, was born। तो ये है chronological sequence। तो यहाँ पे DCEBA is the correct option 3 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिकल वर्क्स ऑफ द ईयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, डिफेंस ऑफ राइम, लाइफ ऑफ कॉले या द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ऑप्शन ए बी सी डी में करेक्ट आंसर है यहाँ पे नंबर 3। इसके बारे में बात करते हैं। बी नंबर 1 है, ये पहले है, सी 2 पे, उसके बाद हमारा ए है 3 नंबर एंड आफ्टर दैट 4। तो यहाँ पे जो बात हुई हमने करी, फर्स्ट नंबर पे जो आएगा प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट नंबर 3 पे है 1798 में, डब्ल्यू वर्ड्सवर्थ एंड जो है कॉलरिज ने इसको पब्लिश करा था। नंबर 1 की सबसे पहले बात कर लेते हैं, 1603 में पब्लिश हुआ है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सैमुअल डेनियल का वर्क है, अ डिफेंस ऑफ राइम। नंबर 2 लाइफ ऑफ कॉले, ये सैमुअल जॉनसन का है, जो यहाँ पे जिसमें लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स की बात हुई है, उसमें 1779 में ये लाइफ ऑफ कॉले का एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनकी लाइफ को डिस्कस करा हुआ है सैमुअल जॉनसन ने, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड में 1798 में प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ है, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज का वर्क है। एंड इसके बाद फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नंबर 4 पे पब्लिश हुआ है 1956 में, टी.एस. एलियट का ये वर्क है। तो यहाँ पे BCAD इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ऑप्शन 3 इज द आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ अ फ्रेगमेंट, 1819 का ये वर्क है, one of the earliest vampire stories in English, that is option 2 लॉर्ड बेरॉन। ठीक है, ऑप्शन 2 को करेक्ट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर सितंबर 2020 में जो पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर, उससे लिए गए हैं, उसमें ये पूछे गए हैं क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डचेस ऑफ माल्फी इज बेस्ड ऑन फ्रेंच रोमांस, इटालियन नोवेला, जर्मन फेबल, स्कॉटिश क्रॉनिकल। तो ये है इटालियन नोवेला पे बेस्ड ऑन है डचेस ऑफ माल्फी, जॉन वेबस्टर का वर्क है, जैकोबियन एरा के ड्रामेटिस्ट हैं। पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज द 3 काइंड्स, दे आर रिलीजियस, ड्रामेटिक, रोमांटिक, पहला नंबर है। नंबर 2 है क्लासिकल, रोमांटिक, न्यू क्लासिकल। नंबर 3 है फिलोसॉफिकल, इमेजिनेटिव, नरेटिव। ये आपका 4 है रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड इमेजिनेटिव। तो सर फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग 3 काइंड्स ऑफ पोएट्री कौन से हैं? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड इमेजिनेटिव।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सैमुअल पेपीज डायरी। सैमुअल पेपी की डायरी बहुत फेमस है, एक मेमोयर या डायरी इन्होंने लिखी हुई है जो कि सैमुअल पेपीज डायरी नेम से फेमस है। तो आपको बताना है कि कौन से दो इवेंट्स को डिस्क्राइब किया गया है या उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी डायरी में सैमुअल पेपी ने। द प्लेग इन लंदन, द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, एसेक्स रिबेलियन। तो चूज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स जो इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में उन्होंने बात की है, डिस्क्राइब किया है अपनी डायरी में, दैट इज ऑप्शन ए द प्लेग इन लंदन एंड ऑप्शन बी द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। ये और ये इवेंट उन्होंने अपनी डायरी में इसको इंक्लूड करा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स इज द ओनली साइंस God has bestowed on mankind that informs the structure of his monumental work Leviathan? Astronomy, आर्किटेक्चर, ऑकल्ट साइंस या जियोमेट्री? किस साइंस के बारे में थॉमस हॉब्स ने बताया है कि जो गॉड ने बेस्टो किया है मैनकाइंड को, एक तरीके से वरदान में दिया है, उस साइंस के बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, जो कि अपने जो मोन्यूमेंटल वर्क है उनका लेवियाथन का, उसको स्ट्रक्चराइज या इन्फॉर्म करने के लिए उन्होंने साइंस का यूज करा है। तो ऑप्शन जो है वो फोर्थ करेक्ट है, जियोमेट्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोकलाइजेशन? ग्लोकलाइजेशन टर्म को किसने यहाँ पे पॉपुलर किया है? रेनॉल्ड रॉबर्टसन, फ्रांसिस फुकुयामा, जॉन री, जॉन टॉमलिसन। तो ऑप्शन 1 है Ronald Robertson is the correct answer. Globalization was the term that was popularized by Ronald Robertson. Next number, in which of the Bach poems does Samuel Henney speak about the perishable treasure of a body murdered, forgotten, nameless, terrible? Bach Queen, Gribble Man, Punishment या Strange Fruit? Option 4 is the correct answer. Strange Fruit is the correct answer. अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ऑथर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ। अब यहाँ से फिर से बर्थ के बारे में भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो बहुत क्वेश्चंस नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो पब्लिकेशन ईयर से हो, किसी बुक के, किसी राइटर की बर्थ से हो, किसी की डेथ से हो, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, आपने यहाँ देख लिया होगा। तो सबसे पहले ऑस्कर वाइल्ड है, बी है जॉन विलियम लैंगलैंड, जियोफ्री चौसर, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप को इनके बर्थ के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो अगर ईयर भी ना मालूम हो तो ये कुछ आप सीक्वेंस यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले विलियम लैंगलैंड का बर्थ हुआ था, नंबर 1। नंबर 2 इज ऑब्वियसली जियोफ्री चौसर। नंबर 3 ऑब्वियसली जॉन ड्राइडन। 4 होंगे यहाँ पे पोप, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 5 नंबर होगा ऑस्कर वाइल्ड का। तो ये बहुत ही एक थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन है अगर हम यूजीसी नेट की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी सी डी ई ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, which two character speakers among the following exhibit the studious abstraction of scholars? Sherlock, Hamlet, El Penseroso, Mosca। जो दो कैरेक्टर या स्पीकर्स की बात हो रही है जो कि स्टूडियस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ स्कॉलर्स को एग्जिबिट करते हैं, तो ऑप्शन इन चारों में से दो को एक बताना है। तो 1 2 3 में से कौन सा करेक्ट है? नंबर 2 बी एंड सी, Hamlet and El Penseroso, the correct answer. Okay. Next we have match the list 1 and list 2. match 1 में list 1 में lines है और list 2 में poem है, मीन्स lines ली गई है पोएम से, तो आपको बताना है कौन सी लाइन किस पोएम की है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है नंबर 3 है। अगर नंबर 3 की बात करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है वो 3 की लाइन है, मतलब 3 यहाँ पे है, सेलिंग टू बाइजेंटियम। लाइन कौन सी है? मोन्यूमेंट्स ऑफ द अनएजिंग इंटेलेक्ट। बी की बात करते हैं तो 4 से मैच करेगा। बी कौन सी लाइन है? इन द फाउल रेज एंड बोन स्वॉप ऑफ द हार्ट द सर्कस एनिमल। नंबर सी की बात करते हैं, ये मैच करेगा आपका 1 से। सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर, लीडा एंड द स्वान। नंबर डी की बात करते हैं, एज वेरी हार्टेड एज दैट हेलो मून डिजर्सन, ये 4 है, ये 2 से मैच करेगा, एडम्स कर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द थर्ड वन। पहली जो लाइन है ए की वो थर्ड से मैच कर रही है पोएम से, सेलिंग टू बाइजेंटियम। बी जो लाइन है, सेकंड जो लाइन है पोएम की, वो फोर्थ से मैच कर रहा है। थर्ड लाइन जो है वो 1 से मैच कर रहा है, एंड आफ्टर दैट 4 लाइन सेकंड से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच टू
rivers are mentioned by Andrew Marvell in the beginning of his To Coy His Mistress. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस में ये पोएम में एंड्रू मार्वल ने कौन सी दो रिवर के बारे में बात की है? द गंगा, थेम्स, हम्बर या झेलम। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द आंसर, ए एंड सी ओनली। ऑप्शन ए द गंगेज एंड ऑप्शन सी हम्बर। ये दो नदियों के बारे में एंड्रू मार्वल ने अपने टू हिज कॉय मिस्ट्रेस वर्क में बात की है। Which two terms among the following are associated with the formalist criticism? Aura, actant, narrate, defamiliarization, यह है आपका foregrounding। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 4 is the correct answer, D and E. D and E. Next we have the lives of which of the following writers have been the subject matter of novels by एंथोनी बर्गीस। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, मींस बी एंड डी का यहाँ पे होगा मॉर्लो एंड कीट्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, नाउ EFL यूनिवर्सिटी। तो ये EFL यूनिवर्सिटी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। तो कौन सा है जो पहला डायरेक्टर था सेंट्रल इंस्टीट्यूट का? एंड द वन इज प्रोफेसर VK गोकाक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड 2। लिस्ट 1 में वर्ड यहाँ पे बोरो किया गया है एंड 2 में सोर्स है इंडियन लैंग्वेज का। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर 1 है। जो पहला है वो 4th से मैच करेगा। मैंगूज इज अ मराठी वर्ड। लूट जो है थर्ड, बी जो है थर्ड है हिंदू उर्दू वर्ड है, लैंग्वेज है। नंबर सी करी इज द तमिल वर्ड एंड नंबर डी है बैटल इज द मलयालम वर्ड। ओके, ये मलयालम लैंग्वेज से लिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द डिडक्टिव मेथड डिफर्स फ्रॉम द इंडक्टिव मेथड इन ड्राइंग इट्स कंक्लूजन फ्रॉम वेरिफिकेशन, पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, एप्लीकेशंस, जनरल ट्रूथ्स। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है, जनरल ट्रूथ। अगला क्वेश्चन है, अ रिसर्च हाइपोथेसिस इज अ proposition which is always true, a provisional explanation of anything, a theory which will be disproved by evidence, statement which is assumed to be true for the sake of argument। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है, बी एंड डी। मीन्स रिसर्च हाइपोथेसिस इज दी, ये है a provisional explanation of anything and a statement which is assumed to be true for the sake of argument। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर के पेपर एग्जाम जो हुआ है सितंबर 2020 में उससे रिलेटेड है। और इससे रिलेटेड आगे UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इसके साथ ही साथ हम टॉपिक भी, उसके कंटेंट भी डिस्कस करेंगे, जो अलग अलग चैप्टर्स यूनिट वाइज दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स, ऑथर्स, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेक्शन को आप जरूर अपने प्लेलिस्ट में इंक्लूड करिए, वॉच टाइम में इंक्लूड करिए और इंग्लिश लिटरेचर के लिए प्रिपेयर होइए UGC नेट एग्जाम के लिए, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है यूनिट वाइज, वो भी आपको यहाँ पे हम वीडियो के माध्यम से आपसे वो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।